ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। यहां हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है, एक अहार में और दूसरा गिलूद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कयथा और एरन की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा मृदभांड, जो है ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। इसके कुछ मृदभांड और अन्य संस्कृति सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहां उत्खनन हुए हैं वे पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा, नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पुरास्थल टाइप साइट है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हैं। ईसा पूर्व 1400-1700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूं तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां, जैसे दैमाबाद और इनामगांव, नगरीकरण के स्तर तक पहुंच सी गई थीं। महाराष्ट्र के सभी पुरास्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में हैं जहां बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नवदाटोली पुरास्थल भी है जो नर्मदा के तट पर है। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धवान जिले के पांडु राजार्धिबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय हैं। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है, जिनमें उल्लेखनीय हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों में, खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली हैं। यही हाल अहार और गिलूद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। अन्यान्य समकालिक ताम्रपाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत अहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। यहाँ कई सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और पत्थरें मिली हैं, जो सभी तांबे की, हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है। तांबा पास ही उपलब्ध था। अहार के लोग शुरू से ही धातुकर्म जानते थे। अहार का प्राचीन नाम तांबवती अर्थात तांबा वाली जगह है। अहार संस्कृति का काल 2100 और 1599 ईशून्य के बीच कहीं रखा जाता है और गिलूद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलूद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग भी पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदोली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदोली में तांबे की छेनी भी मिली है। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का व्यवहार करते थे। इनके एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईशून्य से व्यापक तौर पर होता आया है। ये चाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफेद रैखिक आकृतियां बनी रहती थीं। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोलीदार तश्तरियां और गोलीदार कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम हैं।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे और हरिण का शिकार करते थे। ऊंट के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वे घोड़े से भी परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदाटोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणामस्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान शायद नहीं मिले हैं। नवदाटोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे बंसी मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, किंतु आहार और गिलूद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पकी ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था, जैसे गिलूद में 1500 ईशून्य पूर्व के आसपास पकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ। यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते और लगता है घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चले 214 स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था 1300-1000 ईशून्य पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसके निकट में ही जो कोठार है, उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्पकर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनामगांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था, तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं। तिथिक्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां, जैसे कयथा एवं एरन पहले की प्रतीत होती हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके शव संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की इंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थीं। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थीं। इनामगांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई कई जोड़वें बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी बड़ी हैं, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी हैं। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था। लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झोपड़ियों में रहने वाले पर प्रभुत्व रखते थे।
इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृतभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कयाथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय धन की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे। तिथिक्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। यह राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं तीर के नोक, बर्छे के फल, बंसियां, सिल्क, कंगन, छेनी आदि। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती हैं। पकी मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में पत्थर के छोटे छोटे औजार माइक्रोलिथस मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के बहुत से परिचायक हैं। यहाँ गैरिक मृतभांड O0 P0 C0 भी पाया गया है। यह लाल अनुलंबित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। चून की गणेश्वर के जमाव को 2800-2200 P0 का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृतभांड ताम्रनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तथा कुछ हड़प्पोत्तर हैं। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की प्राक हड़प्पीय अवस्था स्पष्टतः ताम्रपाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोर्दीजी स्थल के बारे में भी है। प्राक हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियां तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियां भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। एक उदाहरण है कयाथा संस्कृति लगभग 2000-1800 ईशून्य पू0 जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मुद्भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था से प्रभावित हैं। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं हैं, जैसे नवदाटोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700-1200 ईशून्य पू0 हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरमे संस्कृति 1400-700 ईशून्य पू0 जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही हैं। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थीं। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुईं और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोर्दीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईशून्य पू0 में या 1000 ईशून्य पू0 आते जाते लुप्त हो गईं। केवल जोरमे संस्कृति 700 ईशून्य पू0 तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृतभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईशून्य पू0 दूसरी सदी तक जारी रहा। परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। पश्चिमी भारत और पश्चिम मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईशून्य पू0 के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है। पर मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रहीं।
ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहां सूखे मौसम में जमीन गोड़ना कठिन होता है। अतः वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद, बिना किसी व्यवधान के, लौह अवस्था आ धमकी और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहर बना दिया। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर लागू होती है। इसी तरह दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्रायः देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली हैं। पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में वे अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं। वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थीं, जैसे कयथा और एरन की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं, और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी हैं। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कयथा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। इसके विपरीत, पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजार्धिबी की संरचना के अवशेष कम हैं, उनसे सिर्फ खंभों, खायों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सीध में, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण एक्सटेंडेड बरियल शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रक्शनल बरियल चलता था। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी, भेड़, बकरे पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको धोते नहीं थे। कई जनजातियों के लोग, जैसे बस्तर के गौड़, मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे धोते नहीं हैं। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम्रपाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा होकी पाया गया है। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे, डिगिंग स्टिक में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इसे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राख में ही खेती करनी संभव थी। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती करने के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के शवाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। पोषाहार की कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। जो भी हो, ताम्रपाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुवर्धक नहीं हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। यूं भी तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी।
ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। फिर भी ये संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाईं। ताम्र निधियां और गैरिक मृदभांड अवस्था। 80 से भी अधिक ताम्र निधियां ताम्र उपकरणों के जखीरे, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खग, हॉपुन, शूल, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीजें हैं, पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र में प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित हैं। अन्य क्षेत्रों में जहां तहां तांबे के हॉपुन, दुसिंगी तलवार और मानव मूर्तियां मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थीं। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्पकर्म और कृषिकर्म के लिए भी उपयोगी थी। इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली हैं। एक स्थान में कहीं कहीं आपको ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर औजार भी मिले हैं। इन बातों से यह प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन ताम्रपाषाण कृषकों और शिल्पियों में थे जो दोआब के बड़े भाग में सबसे पहले बसे। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र निधियां बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली हैं। बहुत से ताम्र सेल्ट राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईशून्य पू 0 और 1500 ईशून्य पू 0 के बीच रखा जा सकता है। जब गैरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हुईं, उस समय से लगभग 1000 ईशून्य पू 0 तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हमें काले व लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम है कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान पर ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी, और न ये आकार में बड़ी हैं, तो विस्तृत क्षेत्र में फैली ही हैं। पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त गईं। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहां हो जल जमाव हो जाने के कारण वह इलाका मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार गैरिक मृद गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनीय समसामयिक थे और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे वह हड़प्पाई क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं।